गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पिछले वीडियो में अम्ल क्षार और लवण के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। इसमें जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक था, 2-3 शब्द बताया गया और आपको पिछले चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए थे। उन प्रश्नों को भी हल करने के लिए कहा गया था। तो आप सभी लोग हल करें और जो भी समस्या हो उसको हमसे पूछें, बताया जाएगा। चलिए आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपको 3 शब्द बताए थे और तीनों शब्द जान गए होंगे तो उसी पर आधारित हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे। तीनों शब्द बताया गया था आपको, जैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ और वैद्युत अपघटन। ये 3 डिफिनेशन आपको बताए थे। ये आप लोग पढ़िएगा, ठीक, और समझिएगा। इसी से आगे हम शुरू करते हैं। आज एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। कि जब भी आप वीडियो देखें, किताब सामने जरूर हो, जिससे अगर हम यहाँ पे कुछ गलत लिख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, या इस सिद्धांत को स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत भी कहते हैं। स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को आप वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत या आयनन के सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसके बारे में हम देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत का नाम भी रख दिया गया, स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत, ठीक। क्या रख दिया गया? स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत रख दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक, आप लोग नोट भी बना लीजिएगा और सुनिएगा भी। वीडियो रोक रोक करके नोट बनाते रहें, ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया, देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इसके बारे में आप 2 लाइन लिख सकते हैं, ज्यादा में 2-3 लाइन लिख सकते हैं। बताते हैं हम स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1887 में, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1887 में स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1887 में स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघट्य, आपको बताया गया, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत या वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहा गया। आया समझ में? एक बार फिर से सुनिएगा, स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत या वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, ठीक। सन 1887 में स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया? वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत कहा गया, ठीक। आया समझ में? चलो देखते हैं सिद्धांत में बताया क्या गया। आगे देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस
सिद्धांत के अनुसार आपको कुछ पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक, पहला पॉइंट हम जानते हैं। पहला पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट बताया गया, स्वांटिया ने बताया कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन। तो आपको याद होना चाहिए आयनन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयनन कभी कभी 2 नंबर में पूछा गया है कि आयनन से क्या समझते हैं, आयनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कभी कभी 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा सकता है कि आयनन पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वांटिया आयनन के सिद्धांत में पहला पॉइंट भी हम बताते हैं आपको, आयनन। ठीक है, मतलब जब हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता, वो अपने आयनों में टूट जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? आयनन कहलाती है। ठीक, जैसे आपको हम बताए थे ढेर सारे वैद्युत अपघट्य पदार्थों के नाम बताए थे। चलिए, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे HCl, जैसे HCl क्या है? HCl एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। HCl क्या है? HCl एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। मतलब एक ही मतलब भी हम आपको बताए थे, मतलब जलीय विलयन, मतलब जो है HCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं। HCl के जलीय विलयन में जब क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, अपने आयन में टूट जाता है। इसमें H++Cl माइनस में टूट जाता है। इसमें टूट जाता है ना। यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया होती है आयनन। मतलब वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अपने आयन में टूटने की क्रिया ही क्या कहलाती है? आयनन कहलाती है। तो पहला पॉइंट कंफर्म हुआ, आयनन आप लोगों ने जाना। ठीक, दूसरा पॉइंट हम दिखाते हैं आपको। आयनन हो गया। दूसरा पॉइंट है आयन। दूसरा पॉइंट क्या है? आयन। जानते हैं आयन क्या होते हैं? मतलब जब कोई परमाणु होता है उस पर प्लस या माइनस चार्ज लगा हो, वही क्या होता है? आयन। परमाणु पर आयन आता कहां से? धनायन ऋणायन आता कहां से है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तभी उस पर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई आवेश आता है। आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो यही आयन भी है कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। और जिन पर धन आवेश होगा, जिन पर धन आवेश होगा वो क्या होंगे? धनायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धनायन। और जिन पर ऋण आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं? ऋणायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऋणायन। जिन पर धन आवेश होता है वो धनायन, और जिन पर ऋण आवेश होता है वो ऋणायन कहलाते हैं। इतना कंफर्म हुआ? ठीक, तो आप आयनन जाने और क्या जाने? आयन जाने। आयन पता है हम आपको कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते तो अपने आयन में टूट जाते, यही क्रिया आयनन होती है। आयन जाने आप लोग कि जब हम मतलब जब विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? आप आयन कहते हो। 2 चीजें कंफर्म हुआ। साथ ही भी जाने कि धन आवेशित परमाणुओं के समूह को धनायन और ऋण आवेशित परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे दे लेते हैं। तीसरा पॉइंट देते हैं आपको कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धनायनों और ऋणायनों के आवेशों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धनायनों और ऋणायनों के आवेशों की संख्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहीं पे HCl है, अपने आयन के रूप में टूटा, H++Cl माइनस। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज है। हाइड्रोजन पे कितना प्लस चार्ज है? 1, और क्लोरीन पे कितना माइनस चार्ज है? 1। अर्थात कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा उसमें धनायन और ऋणायन की आवेशों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। क्लियर हुआ आपका? चौथा पॉइंट भी हम आपको दिखाते हैं। तीनों पॉइंट कंफर्म हुआ? तो ठीक, आगे इसके हम बताते हैं, तो मिटा देते हैं। आगे हम बताते हैं आपको। आगे जैसे है कि चौथा पॉइंट है आयनन की क्रिया जो होती है, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। आयनन की क्रिया कैसी होती है? आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। आयनन की क्रिया कैसी होती है? आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। आयनन की क्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। ठीक, आपको उत्क्रमणीय क्रिया बता दिए थे।
तो आयनन की क्रिया कैसी होती है? आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं कोई वैद्युत अपघट पदार्थ है, कोई वैद्युत अपघट पदार्थ AB है, कोई वैद्युत अपघट पदार्थ कौन सा है? AB है। AB कोई वैद्युत अपघट पदार्थ है, इसके जलीय विलयन में हम क्या करें? इसके जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो टूट जाता है किसमें? A++ B- में। कोई भी वैद्युत अपघट पदार्थ होगा जब उसमें हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो अपने आयन में टूटेगा H+ और B A+ और B- में, इसलिए टूटेगा ना। यहाँ पर देख रहे हैं AB आयन में टूटा, लेकिन यहाँ पे धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या है? बराबर है, धनायन ऋणायन है। कहा जा रहा है कि उत्क्रमणीय होती है। आयनन की क्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय आपको बता दिया गया था, कोई भी अक्रिया होगी अगर इस तरह का तीर का चिन्ह लगा होगा तो उत्क्रमणीय क्रिया ही होती है। तो ये प्रकार की कैसी क्रिया है? उत्क्रमणीय क्रिया ही है। ठीक, तो आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसे दिखाना चाहें, जब इससे विद्युत इसमें टूटा, अगर यहाँ पर लिखना चाहें साम्यावस्था पर, किस अवस्था पर? साम्यावस्था पर हम क्या लिख सकते हैं? इसे साम्यावस्था पर इसे लिख सकते हैं A+ × B- AB। क्या लिख सकते हैं? A+ × B- AB। इसे हम बराबर जानते हैं किसके? बराबर K के। बराबर किसके? बराबर K के, जहां K स्थिरांक है। जहां K क्या है? जहां K एक स्थिरांक है या नियतांक है, जहां K क्या है? एक स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वियोजन स्थिरांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे वियोजन स्थिरांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वियोजन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, वियोजन स्थिरांक, क्या इसे हम आयनन स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक, तो ये था श्वांटे आर्यनियस का सिद्धांत। तो हम ज्यादा नहीं आप लोगों को नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत है इसको आप लोग समझे होंगे, और अगर इतना ही लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी पूछा भी गया है कि श्वांटे आर्यनियस के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या आयनन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आपने जाना श्वांटे आर्यनियस का सिद्धांत। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं हम आपका। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या श्वांटे आर्यनियस का सिद्धांत, या और भी नाम बताए थे हम, आयनिक सिद्धांत या आयनन का सिद्धांत। ठीक है, या वियोजन का सिद्धांत दिखाते हैं। इस सिद्धांत के बारे में आप लिख सकते 2-3 लाइन, और कुछ याद भी नहीं करना है, वैज्ञानिक का नाम ही याद है। और ये सिद्धांत दिया क्यों गया है? सिद्धांत दिया गया है वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक, बस जोड़ दीजिए, परिभाषा मिल गया आपको, इसके बारे में मिल गया आपको कि सन 1887 में श्वांटे आर्यनियस नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या श्वांटे आर्यनियस का सिद्धांत कहा गया। कंफर्म? ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट आपको बताया गया आयनन। क्या बताया गया? आयनन। आयनन आपको नाम से स्पष्ट है आयनन, कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अपने आयन में टूट जाता है, यही क्रिया कहलाती है आयनन। कंफर्म? दूसरा पॉइंट बताया गया कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ के ऊपर धन मतलब क्या, जिन पर धन आवेश होता है वो धनायन कहलाते हैं, और जिन पर ऋण आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं? ऋणायन कहलाते हैं। ये कंफर्म हुआ। अगला पॉइंट बताया गया कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के धनायनों और ऋणायनों के आवेशों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अगला पॉइंट आपको बताया गया कि आयनन की क्रिया कैसी होती है? आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, ये बताया गया आपको। यहाँ पे दिखाया भी साम्यावस्था पर A+ × B- बराबर K, जहाँ पे K क्या है? जहाँ पे K एक स्थिरांक, इसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप वियोजन स्थिरांक कहते हैं। कंफर्म हुआ? इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए।
चलिए आगे देखते हैं हम। अगर हम वैद्युत वियोजन का सिद्धांत जान चुके तो आगे हम इसी से संबंधित आगे भी देखते हैं। एक शब्द आप लोगों ने देखा आयनन, तो आयनन शब्द के बारे में जान चुके। तो कब आयनन ज्यादा होता है कब कम, ये हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका आयनन की मात्रा प्रभाव डालने वाले कारक। या हम देखते हैं कि आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक आपका आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन को प्रभावित करने वाले कारक मतलब किन परिस्थितियों में आयनन अधिक होता है और किन परिस्थितियों में आयनन कम होता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें, पहला वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। पहला पॉइंट आपका है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। याद रहे आयनन जो निर्भर करता है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आयनन निर्भर करता है किस पर? आयनन निर्भर करता है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, आयनन वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग जानते हैं वैद्युत अपघट्य मतलब पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, कुछ दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनका आयनन अधिक होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन क्या होता है? अधिक होता है। आप नोट कर लीजिएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ऐसा अपघट्य पदार्थ प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जानिएगा आप लोग, ऐसे पदार्थ या ऐसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिनका आयनन लगभग पूर्ण रूप से हो जाता है वो कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनका आयनन लगभग पूर्ण रूप से हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, NaOH है, KOH है, NaOH, KOH, ठीक, HNO3, EPC, ये सभी कैसे पदार्थ हैं? ये सभी प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनका आयनन लगभग पूर्ण रूप से होता है, वो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये सभी जो भी लिखे गए हैं ये सभी कैसे पदार्थ हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। दूसरा होता है यहीं पे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। कौन सा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनका आयनन लगभग पूर्ण रूप से नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनका आयनन लगभग पूर्ण रूप से नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ भी आप लोग जान चुके। जैसे हम देखते हैं, जैसे HCl है, क्या है? HCl है, KCl है, ठीक, H2S है, NH4OH है, ETC, ये सभी कैसे पदार्थ हैं? ये सभी दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं क्योंकि इनका आयनन लगभग पूर्ण रूप से नहीं होता है। मतलब जब इनके जलीय विलय में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इनका लगभग पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता, थोड़ी मात्रा में होता है आयनन, तो वही कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगी उनका आयनन अधिक होगा, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगी उनका आयनन कम होगा। यदि कंफर्म हुआ आपका, नोट कर लीजिए, कम से कम उदाहरण नोट कर लीजिए और इसका रासायनिक नाम आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हैं। ठीक, नोट कर लीजिए।
और भी लिखना चाहिए, और लिखिएगा आप CH3COOH। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसका भी नाम जानते होंगे आप सभी लोग, इसका नाम है एसिटिकम। क्या नाम है, एसिटिकम। तो यहाँ पे जितने भी अम्ल क्षार है उनका नाम आप याद करो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं विलायक की प्रकृति। अगला पॉइंट है दूसरा प्रभाव जो है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति हम लोग जान चुके हैं। इसमें आपको बता दिए वैद्युत अपघट्य और वैद्युत क्या बता दिए हम आपको, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दूसरा टॉपिक आपको बताते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति विलायक की प्रकृति भी विलायक की प्रकृति भी आयनन को प्रभावित करता है, ठीक। विलायक की प्रकृति भी क्या करती है, आयनन को प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि जल क्या है, जल भी एक विलायक है। जल क्या है, एक विलायक है। और जल को हम लोग क्या कहते हैं, जल को हम लोग सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, है कि नहीं। लगभग जितने भी विलेय पदार्थ होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, अर्थात इसे हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। कन्फर्म। तो जल एक विलायक है, जल का भी आयनन होता है, जल का भी आयनन होता है, लेकिन इसका भी आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। तो ज्यादा कुछ नहीं आपको याद करना है। यहाँ पे आप याद कीजिए कि जल एक विलायक है, जल का भी आयनन होता है, लेकिन अन्य विलायकों की तुलना में जल का आयनन कहीं अधिक होता है। अन्य विलायकों की तुलना में जल का आयनन क्या होता है, जल का आयनन अधिक होता है। तो विलायक की प्रकृति भी क्या करती है, आयनन को प्रभावित करती है। कन्फर्म। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला पॉइंट है विलयन का सांद्रण। अगला पॉइंट कौन सा है, विलयन का सांद्रण। विलयन का सांद्रण। सांद्रण शब्द सुन रहे हैं आप, सांद्रण मतलब सांद्रता से। सांद्रण मतलब कैसा होता है, सांद्रता से। आप लोगों ने पढ़ा तम विलयन और सांद्र विलयन, तो वही सांद्र है, ठीक। मतलब सांद्र विलयन वही होता है जिसके विलायक में विलेय की मात्रा अधिक होती है, वो सांद्र विलयन होता है। जिसके विलायक में विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिक, वो सांद्र विलयन। और जिसके विलायक में विलेय की मात्रा कम, वो तन विलयन होता है, ठीक। याद रखिएगा तन विलयनों का आयनन अधिक होता है, तन विलयनों का आयनन अधिक, सांद्र विलयनों का आयनन कम। मतलब आयनन जो होता है वो सांद्रता के क्या होता है, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयनन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर सांद्रता बढ़ेगी तो आयनन क्या होगा, आयनन घटेगा। अतः सीधे कह सकते हैं तन विलयनों का आयनन अधिक, तन विलयनों का आयनन अधिक, लेकिन सांद्र विलयनों का आयनन थोड़ा कम होता है। सीधे आधी लाइन आप याद रखिएगा कि आयनन क्या होती है, आयनन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कन्फर्म, ठीक। ये भी पॉइंट कन्फर्म है। एक पॉइंट और देख लेते हैं हम, ताप भी हम देख लेते हैं। ताप भी क्या करती है, ताप भी आयनन को प्रभावित करती है। ताप भी क्या करती है, ताप भी आयनन को प्रभावित करती है। याद रखिएगा ताप बढ़ाने पर आयनन क्या होती है, आयनन की मात्रा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। लेकिन आपने सांद्रता देखा, सांद्रता क्या होती है, आयनन, मतलब आयनन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन ताप की क्या होती है, ताप के समानुपाती। जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे से आयनन की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये भी पॉइंट कंफर्म है। लास्ट पॉइंट आपका है विलयन में सम आयन की उपस्थिति। विलयन में सम आयन की उपस्थिति। विलयन में सम आयन की उपस्थिति। सम आयन मतलब नाम से स्पष्ट है, मतलब समान। आयन मतलब आयन जाने कि जब किसी पदार्थ मतलब जब किसी परमाणु पर धन या ऋण आवेश होता है वही आयन होता है। आयन आप लोग जान चुके। तो समान आयन जब होंगे विलयन में तो उनका क्या आयनन होता है, आयनन अधिक होगा या कम होगा। तो याद रखिएगा अगर कोई दो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लें और उन दोनों वैद्युत अपघट्य पदार्थों में कोई दो आयन समान, मतलब कोई एक आयन क्या हो, कोई एक आयन समान हो, तो वहां पर भी आयनन क्या होगा, कम होगा।
मतलब सम आयन की उपस्थिति में भी आयनन क्या हो जाती है, आयनन घट जाती है। ठीक, जैसे कोई पदार्थ ले लेते हैं, जैसे ही ले लीजिए NaOH, या हम लेते हैं CH3COOH, एक वैद्युत अपघट पदार्थ आपका ये हो गया। दूसरा वैद्युत अपघट पदार्थ हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। ये दोनों वैद्युत अपघट पदार्थ हैं, दोनों वैद्युत अपघट पदार्थ है ना। इनके जलीय विलयन में अगर हम क्या करें, विद्युत प्रवाहित करें तो टूट जाएगा किसमें, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसमें टूटा। ये भी टूट जाएगा किसमें, H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट गया। तो आप देख रहे हैं दोनों वैद्युत अपघट पदार्थ अलग अलग हैं, लेकिन इसमें भी H प्लस उपस्थित है और इसमें भी H प्लस उपस्थित है। तो कोई एक आयन दोनों में समान है कि नहीं, समान है। तो जब किसी वैद्युत अपघट पदार्थ में कोई एक आयन समान होगा तो वहां पर भी आयन क्या होगा, कम होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, सम आयनों की उपस्थिति में आयन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो आप पढ़ चुके श्वार्टे-यार्विनस का सिद्धांत। श्वार्टे-यार्विनस के सिद्धांत में आयन बताया, फिर आपको आयनन को प्रभावित करने वाले कारकों को भी बताया। ठीक, तो पूरा लगभग क्लियर हुआ, इतना आप लोग दोहराइएगा। और पिछले वीडियो में जो आपको होमवर्क मिला था उसको जरूर सेंड कीजिएगा करके। ठीक, आगे कल अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।